कुछ कमियां मैनेजमेंट में महागठबंधन की जानिब से शुरू से रही। एक तो इनके सीटों का तालमेल देर से हुआ, दूसरे इनके टॉप लीडरों में मिसअंडरस्टैंडिंग रही। राहुल गांधी जी का नजरिया कुछ और रहा, तेजस्वी जी का नजरिया कुछ और रहा। पता नहीं अंदरूनी क्या बात थी। जो वेव था, जो आपने वो रोड शो देखा होगा वोट चोरी के खिलाफ, और पूरे बिहार में एक हवा जो खड़ी हुई थी और लग रहा था कि सत्ता बिल्कुल बदल कर रहेगा। अचानक राहुल गांधी जी सीन से जो आउट हुए चुनाव के ऐलान के बाद, और कांग्रेस के सारे लीडर तब कूदे जब चुनाव बिल्कुल सर पर आ गया। और ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है सबसे ज्यादा कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी ने सभाएं की, सबसे कम सभा राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने की, सबसे कम। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनकी तो सभा ही नहीं हुई, मुझे ऐसा लग रहा। एक दो सभा हुई। जब ये तो हो गए टॉप लीडर, जो सेकंड लाइन के लीडर होते हैं और थर्ड लाइन के लीडर होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। तो वो सेकंड और थर्ड लाइन के लीडरों का जो मैनेजमेंट है वो भी कहीं नहीं दिखा। फील्ड में मैं भी था, ठीक है, मुफ्ती साहब भी बताएंगे इन्होंने क्या देखा। मैंने ये देखा कि दीगर पार्टियां जो विनर हैं अभी, जिन्हें आप एनडीए कहते हैं, उनके थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, सेकंड लाइन सब एक्टिव थे। लेकिन महागठबंधन में सिवाय तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर के कोई नजर ही नहीं आ पाता था। जबकि बाय रोड एक टीम होती है जिसे विधानसभा दिया जाता है कि फला फला विधानसभा की आपकी जिम्मेदारी है और उसे किसी भी कीमत पर जिताकर आपको लाना है, और उसके जो जातीय गणित है और जो मैंने संप्रदायों का गणित है उसको सामने रखकर वैसे प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं उस विधानसभा के, और उन्हें ये अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती है, उन्हें संसाधन दिए जाते हैं कि आप उसको जिता। इसमें महागठबंधन पूरी तरह से फेल रहा। संसाधनहीनता के लोग शिकार रहे, प्रत्याशी के सर पर ही सारे बोझ रहे। सिर्फ हेलीकॉप्टर आया और सभा करके चला गया, जमीन पर कोई काम उस टाइप का नहीं हो पाया। तो प्रत्याशी चुनाव में हमेशा जो है डिफेंसिव मोड में हो जाता है, उस पर एक प्रेशर होता है, वो बहुत कुछ नहीं कर पाता, उसे फीडबैक नहीं मिल पाता, इत्यादि इत्यादि। तो मेरा तो सीधा मतलब जो विश्लेषण है वो ये है कि इसमें कमियां रही। दूसरी जो सबसे बड़ी चूक, जिसको बार बार मैं दोहरा रहा हूं, मैं अभी महागठबंधन के साथी आप तेजस्वी जी के नेतृत्व में शामिल हुए हैं, वाज़ाफ्ता इनकी तस्वीर तमाम चैनलों में चली है मुफ्ती साहब की, लेकिन इनकी मौजूदगी में अभी ऑफ कैमरा भी हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं फिर कह रहा हूं कैमरे पर भी कि तेजस्वी जी या राहुल जी ने जो डिप्टी सीएम का फेस अनाउंस किया, जो ऐलान कर दिया कि ये नायब वजीर आला होंगे, वहां से एक नेगेटिव मैसेज चला गया माइनॉरिटी में। तो माइनॉरिटी में इधर से नेगेटिव मैसेज गया, और मेजोरिटी में जो नेगेटिव मैसेज देना था वो ओवैसी साहब ने पूरा कर दिया मेजोरिटी को। अब मेजोरिटी इधर यूनाइट हो गया। ओवैसी साहब ने कहा कि अबू बकर का बेटा बनेगा, उस्मान का बेटा बनेगा, अली का बेटा मतलब नॉन इशू। वो अंग्रेजी में अनएक्सपेक्टेड कहते हैं ना इसको, समझ से, कल्पना से परे। मतलब समझ में बात ये नहीं आ रही है कि आपने ये तकरीर क्यों की, जो हो ही नहीं सकता। होने को तो ऊपर वाला चाहे कुछ भी हो सकता, लेकिन जो जाहिरी असबाब हैं वोटों के जो दिख रहे, उसमें तो ये पॉसिबल नहीं दिख रहा ना। और इससे पहले भी नहीं हुआ, और कहीं नहीं हुआ, तो फिर बिहार में कैसे हो रहा था? क्या अगर मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा तो मोहम्मद का बेटा, जबकि मोहम्मद का कोई बेटा ही नहीं। मतलब समझिए बात को। ये सारी बातें जो हुई, फिर खुलफाए राशिदीन का नाम लेना, इनडायरेक्टली शरिया कानून या मुस्लिम फेस को इस तरह से प्रमोट किया गया कि एक नेगेटिव मैसेज मेजोरिटी में चला गया। ये एकदम फैक्ट है जिसे कोई नहीं काटेगा, सिवाय इसके कि जिसके फहम को, अक्ल को लॉक कर दिया गया वो काट देगा। और माइनॉरिटी में ये मैसेज गया कि यार उस सहनी जी को, जिसका कोई रोल है ही नहीं बिहार की सियासत में, इससे पहले उसकी शनाख्त जो है वो भाजपा से
को प्रमोट करने में रहा है, भाजपा के साथ गठबंधन करके लड़ने में रहा है, और उसकी बिरादरी के लोगों की बड़ी आबादी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो माइनॉरिटी में, खास करके मुसलमानों में, ये मैसेज गया कि ये तो हमारा अपमान हो रहा। फिर टिकट के वितरण में उधर भी जो इल्जामात लग रहे हैं MIM की तरफ, हमें लगता है इस पार्टी में, महागठबंधन में भी, कांग्रेस के तो जो प्रभारी बनाकर भेजे गए थे अल्ला वेरू कि अल्लू वेरा, कृष्णा अल्ला वेरू, तो उन पर तो हमले वगैरह हुए, एयरपोर्ट पर तो दौड़ाया गया उनको, वो सारी तस्वीरें आपने देखी, गाड़ी रोकी गई। तो टिकटों का हेरा फेरी और बेचा बेची जो हुआ, इससे भी डिसबैलेंस हुआ। इसके ठीक विपरीत, इसके अपोजिट, पैसे लेकर तो सारी पार्टियां टिकट दे रही है, अब कहीं ढकी छुपी बात रही नहीं, लेकिन बड़ी खामोशी से भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का वितरण किया, और उसके अलायंस जेडीयू में कहीं बगावत करने का मौका ही नहीं दिखा, हल्ला हंगामा भी नहीं हो पाया। जबकि लोग कह रहे थे नीतीश कुमार का तो अब कुछ चल ही नहीं रहा, नीतीश तो रिटायर हो गए, हम लोग भी कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार बहुत कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन टिकटों का बैलेंस जो बना रहा, पिछली दफा 11 उम्मीदवार को जेडीयू ने, मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था, एक भी जीत के नहीं आए थे। तजर्बा ये कहता था कि एक भी टिकट नहीं देना, लेकिन 4 फिर भी उन्होंने दिया, इस बार एक जीत के भी आ गए। तो वो सब कुछ देखकर ये लगा कि उनके पास एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान था कि टिकट वितरण में ना तो हमने दिया ना तुमने दिया, यानी हम जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, मांझी जी, एक भी टिकट मुसलमान को नहीं, और दूसरे हम के बगल में तुम जो चिराग पासवान है, बिल्कुल मुसलमान से दूरी बनाए रखा इन्होंने, बात की लेकिन दूरी बना के रखी। मुस्लिम फेस भी इन्होंने अपने चुनाव प्रचार में नहीं लाया, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह सब इनके पार्टी में भी हैं। अरे आप तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह आपको भाजपा में भी दिख जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह भी कुछ दिन में दिखने वाले हैं। सरकार बनती जाती है, लोग सब शामिल होते जाते हैं। 2-4 ऐसे हैं ऐज़ खान, फैज़ खान जैसे लोग तो रात दिन रहते हैं, कुछ नकाब वालियां भी माशाअल्लाह वो रहती हैं। लेकिन इन लोगों ने चुनाव प्रचार से फ्रंट लाइन से गायब रखा, बैकफुट से इनके लीडर काम कर रहे थे। तो ये सारी तरकीब की वजह से एनडीए को मिला है नेगेटिव वोट है, ये पॉजिटिव नहीं है। ये जो आप समझ रहे हैं कि बड़े मैंने चाव के साथ और मोदी जी से लगाव के साथ ये मैंडेट मिला, नहीं। तो आप कहना चाह रहे हैं जो नेगेटिविटी के जिम्मेदार ओवैसी हैं, AIM है, वो दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ है। देखिए मैं तो मुफ्ती साहब के सामने हिम्मत करके बोल रहा हूँ, चूंकि मुझे पता है कि भाई हैं शामिल तो हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन टिकट के बंटवारे में और नेगेटिव स्टेटमेंट में, जैसे डिप्टी CM से सवाल किया चैनल वालों ने, वो बहुत प्रसिद्ध चैनल आप लोगों का द क्विंट है, आपने तो काम भी किया द क्विंट में। द क्विंट ने सवाल किया था कि आपने 15 टिकट आपको हिस्से में मिला है, आपने मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया एक भी। देखिए लीडर डिप्लोमेटिक जवाब देता है, लीडर कभी भी सीधा किसी के जज्बात को मजरूह करने वाला बयान नहीं देता, किसी के भावनाओं को सीधे आहत करने वाला बयान नहीं देता। आप लीडर हैं, डिप्टी CM भाभी बन चुके थे, आपको एक संयमित सुसज्जित शब्दों का प्रयोग करना था। लेकिन जवाब क्या था? जवाब था साहब कि ये कोई सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है मूवी का कि मैं दे दूंगा, ये विधानसभा का है। एक नेगेटिव मैसेज अचानक गया लोगों में कि यार मुसलमानों को इसने इस लायक समझ लिया कि मतलब हम विधायक बनने के भी लायक नहीं है। ठीक है, ओवैसी साहब ने भी कुछ लोगों के बारे में, उनके लोगों ने भी कहा अल्लाह भला करे, ये भिखमंगे लोग टिकट मांगने आ जाते हैं, ये बयान उधर से भी आया। मतलब बड़ा अजीब अजीब माहौल, अजीब अजीब बयान था। हम लोग तो खुद सर पटकते थे कि मुसलमानों को किस रास्ते पर ले जाया जाए। मैं खुद पीस पार्टी लड़ा रहा था, लेकिन तखलिया में, तन्हाई में सोचता था यार ये हो क्या रहा, कैसे होगा। हम कोई पॉजिटिव वे नजर नहीं आ रहा पॉलिटिक्स में कि हम किधर लेकर जाएं मुसलमानों को। कुल मिलाकर अफरा तफरी का माहौल था और उसी में चुनाव हो गया। मेरा तो ये तजर्बा है। एक सवाल आपसे, उसके बाद मुफ्ती साहब से, कि गठबंधन खासतौर से ये आरोप बड़ी मजबूती से लगा रहा है कि भाजपा ने पैसे दे करके 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे करके और चुनाव आयोग के सहयोग से ये जो है चुनाव जीता है। देखिए इस आरोप में तो दम है, ये तो सभी स्वीकार करेंगे कि कोई भी
चुनाव का एक रूल है, आफ्टर नोटिफिकेशन कोई वर्क जो पहले से अंडर प्रोसेस हो उस पर भी विराम लगा दिया जाता है। ये रूल है। जैसे नोटिफिकेशन जारी हुआ, अधिसूचना जारी हो गया, ऐलान हो गया कि चुनाव होना, तो रूल ये कहता है कि अब आपको कोई भी सीधे लाभ पहुंचाने के काम नहीं करने हैं, सीधे। तो 10,000 रुपया आपको हैरानी होगी कि वोटिंग जिस दिन डलने वाले हैं ना, 2 दिन पहले गांव में वो 10-10 हज़ार खाते में निकलने लाइन लगी हुई थी, औरतें ले रही थी। तो नोट फॉर वोट तो हुआ है ये खेल, इसमें तो कोई दो राय नहीं, वो एक फैक्टर है। ये जो सीटें बढ़ी हैं उसमें वो एक फैक्टर है, लेकिन मैं उस फैक्टर पे इसलिए ले जाता हूं कि ये पॉलिटिकल लोगों का इशू है। पॉलिटिकल लोगों को उठाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, हंगामा करना चाहिए। ये चुनाव आयोग के खिलाफ खड़े होने का एक बड़ा इशू था कि भाई आपने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, चुनाव स्थगित तक के मामले हो सकते थे अगर आप में दम होता तो। लेकिन ये मेरा इशू नहीं है। मैं बहैसियत मुसलमान के ये समझ रहा हूं कि हमारा विश्लेषण ये कहता है कि टोटल मुस्लिम वोट कंफ्यूज हो गया था और नेगेटिव वोट हुए हैं टोटल, और टोटल नॉन मुस्लिम वोट भी जो एक्टिव लोग थे, 10,000 के अतिरिक्त की बात कर रहा हूं, 10,000 वाले को छोड़कर, वो भी कंफ्यूज हो गए थे ओवैसी साहब के भाषण से, और बाकी लोग कंफ्यूज हो गए थे तेजस्वी जी और उनके अलायंस के लोगों के भाषण और क्रियाकलापों से। ये मेरा विश्लेषण है, लेकिन ये अफेक्टेड रहा 10,000, ये भी मैं स्वीकार करता हूं। चलिए, लेकिन गुमराह तो हो गए, फिर गया कहां वोट? वो कौन सा वोट? कहां गया? मुस्लिम वोट। मुस्लिम वोट मैं यही तो कह रहा हूं। हाँ। एक होता है एग्रेसिव वोट, एक होता है सुस्त होकर वोट करना। मुस्लिम वोट जहां एग्रेसिव था, जैसे ढाका में एग्रेसिव था, तो MIM के प्रत्याशी बहुत दबंग मजबूत होने के बाद भी मुसलमानों ने शाम के 5 बजे तक खींच के एक वोट लाया और थ्रेट कर करके RJD में डलवाया। रात मेरी वहां के एक लोगों से बात हुई, बोला हम लोग घर में जाकर कहते थे वोट अगर तुम बूथ से कहीं निकल गया ना कोई दूसरे का तो छोड़ूंगा नहीं। इतना एग्रेशन था वहां। तो महागठबंधन वहां जीता, तमाम सीटों पर नहीं था जहां दूसरे लोग उम्मीदवार थे। इस बार मुसलमान मायूस थे बहुत ज्यादा, वो मतलब वोट डालने नहीं गए, लेकिन मायूसी में बहुत मायूस होकर वो चीजें जो होती थी, उमंग कि वोट 100% पोल करना है, बूथ पर जाना है, ले जाना है, डलवाना है, मांगना है, हाथ पैर जोड़ने हैं, समझाने हैं, ये नहीं हो पाया। और सीमांचल में तो मजमूई तौर पर तमाम कोशिशों के बाद भी मुसलमानों का बड़ा तबका सीधे एग्रेसिव होकर MIM की तरफ गया था। सब नौजवान लगा हुआ था, वही सिचुएशन वहां था जिसका अंजाम आपके सामने। मैं तो आम आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि नेताओं की जुबान पर बहुत ज्यादा यकीन करके आपस के रिश्ते को खराब ना करें। सब लोग आपस में मिलते जुलते हैं, सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारी बातें होती रहती हैं। बहरहाल सवाल आपका ये था कि क्या पारदर्शी चुनाव हुआ है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है, या इसमें कुछ गड़बड़ियां भी सामने आई? देखिए, नो डाउट गड़बड़ियां तो जो सामने आई वो सोशल मीडिया पर वायरल है। दुनिया जानती है कि चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल का गठजोड़ है, और वो गठजोड़ पहले भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ करता था। एक वीडियो पुराना लालू जी के ज़माने का भी वायरल हो रहा है, जब राजबाला वर्मा थी पटना की DM, तब का, शायद निगाह आप लोगों की पड़ी होगी उस पर। तो थोड़ी बहुत गड़बड़ियां तो हमेशा हुई है, कुछ ऐसी गड़बड़ियां भी हुई हैं जिस पर चुनाव आयोग चाहता तो कड़ा एक्शन ले सकता था, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं लिया। आवाम ये सवाल कर रही है, जनता पूछ रही कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया, कि भाई मैंने खुले तौर पर जो गड़बड़ियां दिख रही हैं, जिनको आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है, उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग के साख पर तो कुछ ना कुछ सवाल खड़े हो ही रहे हैं। वो स्वाभाविक सवाल है, उसको कोई भी नहीं नकार सकता। मुझे तो लगता है कि किसी भाजपा के अगर तटस्थ नेताओं से भी अगर सवाल करेंगे तो वो भी मान लेगा कि हाँ ये तो मामला है। लेकिन उससे परे जो वोटिंग पैटर्न है, मैंने पहले भी ये बात कही थी, अभी हमारी बात मुफ्ती साहब से हो भी रही थी, और मुफ्ती साहब भी अपना तजर्बा आपके सामने रखेंगे। अभी मैं ये बता दूं कि मैं हाफिज गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता पीस पार्टी,
और अभी हमारे साथ आपको दिख रहे हैं आली जनाब मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब। और अतहर जावेद कासमी साहब भी इस चुनाव में बहुत ही सक्रिय रहे थे, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी दिख रहे थे और बिहार के चुनाव का तजर्बा इनके पास भी है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अभी हम दोनों चाय पर बैठे हुए थे और आप लोग आए, तो मेरे मन में ये बात आई कि भाई जब बिहार पर ही सवाल पूछना है, ये अलग बात है कि हम दोनों दो पार्टी के अभी हैं, आप आरजेडी के हैं और मैं पीस पार्टी का हूं, लेकिन हम दोनों दोस्त भी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मुफ्ती साहब बहुत हमको मानते हैं, आते जाते रहते हैं, हम लोग मिलते हैं। तो मैंने कहा कि कैमरे पर आज हम दोनों आते हैं और इसकी वजह ये है कि चुनाव में जो लोग एक दूसरे को गाली गलौज तक कर रहे थे, हमारे यहाँ कहा जाता है फिरौन, कारून, हामान, शद्दाद वगैरह वगैरह जो लोग कह रहे थे, तो पिछले दिनों उनको भी मैंने देखा कि वो गले मिल रहे थे, खाना भी साथ में खा रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि चुनाव में जो भी आएगा मेरे खिलाफ मैं उसे हारून अस्तगफिरुल्लाह, मैं उसे हामान, फिरौन, शद्दाद, कारून समझूंगा। तो जाहिर सी बात है मुख्तार अंसारी साहब मरहूम के बड़े भाई अफजाल अंसारी साहब भी गए थे चुनाव में, और परसों आपने वो तस्वीर देखी होगी कि उनके यहाँ हमारे दिल्ली में शादी में। जी दिल्ली में उनकी शादी में वो तमाम दल के लोग भी मौजूद थे और जो फिरौन कह रहे थे वो भी मौजूद थे।